हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल जो हमने टॉपिक किया था कंप्लीट, वो किया था काल। ठीक है, कौन सा किया था? काल, बिल्कुल। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वाच्य के बारे में। ठीक है, देखिए काल के हमने भेद पढ़े थे, है ना। भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल सब पढ़ा था। और बहुत छोटी सी क्लास थी लेकिन उपयोगी थी, क्योंकि क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वहाँ से। ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा आप। और अब आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे वाच्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बिल्कुल वाच्य के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम इसके आज क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जितना भी हमने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का जो भी पढ़ा है ना, उसके हम क्वेश्चंस निकालेंगे। ओके, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। वाक्य में प्रधानता किसकी है? क्या कर्ता की है, क्या कर्म की है, क्या भाव की है, किसकी है प्रधानता? इसे हम पढ़ेंगे आज। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं। क्या कहा जाएगा? वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉइस। ठीक है, क्या कहेंगे वाच्य को अंग्रेजी में? वॉइस। आ भी सकता है, पूछ भी सकता है एग्जामिनर, वाच्य को क्या कहेंगे। तो देखिए, अब वाच्य और वॉइस तो अपने आप में थोड़ा सा अलग है, इसका तो कोई इतना कोई मैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन अंग्रेजी में इसको वॉइस ही बोलेंगे। तो आपको इसको दिमाग में रखना है कि इसका जो अंग्रेजी में जो कहेंगे वो वॉइस कहेंगे। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, एक एक करके बात कर ही लेते हैं आज। देखिए, कृतवाच्य को सबसे पहले देख लेंगे। एक सेकेंड, ये है कृतवाच्य। ठीक है, देखिए कृतवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। किससे होगा? कर्ता से होगा सीधा संबंध इसका, उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ क्रिया और वचन कर्ता के अनुसार हुआ, प्रयोग हुआ उसका। ठीक है, और क्रिया का जो प्रधान है वो है कर्ता। क्रिया का प्रधान विषय क्या है? बिल्कुल कर्ता है, तभी तो कृतवाच्य है ना। तो इसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। मैं, विमला, तुलसीदास। ठीक है, कर्ता है ना, तो कर्ता के अनुसार ही इसमें बात की जाएगी कृतवाच्य में। ठीक है, अभी जब आगे हम क्रम के बारे में बात करेंगे, जब हम आगे भाव के बारे में बात करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार जाने से पहले फिर से मैं आपको रिकैप करा दूंगी। देखिए, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रमवाच्य की। देखिए, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे क्रमवाच्य कहते हैं। जैसे कि क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। ऊपर कृतवाच्य में क्या था? कर्ता के अनुसार था। और क्रमवाच्य के अनुसार क्या हो गया भाई? क्रम के अनुसार होगा, है ना। लिंग और वचन में, क्रिया के लिंग और वचन में क्या होगा? क्रम के अनुसार होगा। और ऊपर कृतवाच्य की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि भाई कर्ता के अनुसार होगा। इसमें कर्ता के अनुसार ना होकर क्रम के अनुसार होगा। क्रमवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। क्रमवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है क्योंकि इसमें क्रम की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होगी? क्रम की होगी। जाहिर सी बात है। आप
अंतर कर पा रहे हैं ना, विभेद कर पा रहे हैं ना कृत में और क्रम में, है ना। उसमें क्या था, उसमें था भाई कर्ता के, उस पे जोर दिया जाएगा, लिंग और वचन के कर्ता के अनुसार होगी। इसमें क्या है, कर्म के अनुसार होगी। और क्रमवाच्य सदैव सक्रमक क्रिया होगा। क्यों होगा सक्रमक, होगा क्यों, क्योंकि क्रम की प्रधानता है, इसलिए होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दूध सीता के द्वारा पिया गया, दूध सीता के द्वारा पिया गया, है ना। अगर अगर कृतवाच्य होता ना तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, सीता ने दूध पिया, है ना। तो इस वक्त इस तरह से होता, और सीता क्या होती, इसमें कृतवाच्य हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्ता पे ना होकर कर्म पर पड़ेगा। दूध सीता के द्वारा पिया गया, सीता पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, चाय राम के द्वारा पी गई। तो हम क्या देख रहे हैं इन उदाहरणों से, देखिए के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, ये पहचान ही तो है, कि पहचान ही तो है। ठीक है, तो आप इसमें पहचान कर पा रहे हैं ना कि अगर क्रमवाच्य होगा तो उसमें के द्वारा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन वाक्यों में पिया और लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है। किसके अनुसार आया है, कर्म के अनुसार आया है। इसी प्रकार ख व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई व चाय कर्म के आधार पर आया है। ठीक है, तो कर्म और कृत में आप विभेद कर पा रहे होंगे। ठीक है, एक दो बार अगर वीडियो आप देखिए समझ में आ जाएगा आपको, और जो जो लिखा गया है ना उसको आप पढ़िएगा भी साथ साथ में, और ज़्यादा आपकी क्लैरिटी होगी माइंड में। फिर बात कर लेते हैं भाववाच्य की। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रमुख विषय भाव है। क्या है प्रमुख विषय, भाव है। क्या है, भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता व क्रम, कर्ता या क्रम की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। किसकी होगी प्रधानता, क्रिया के अर्थ की होगी। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होगी। अच्छा, सकर्मक किस में हुई थी जरा बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए प्लीज। किस में बात की थी मैंने सकर्मक की, अभी ऊपर ही तो बात की है ना, क्रमवाच्य में तो बात की है। तो इसमें क्या होगा, अकर्मक होगा। किसमें, बिल्कुल भाववाच्य में होगा अकर्मक, और सकर्मक किस में होगा, क्रमवाच्य में होगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं फिर। लिंग वचन व लिंग वचन न कर्ता के अनुसार, न क्रम के अनुसार, न कर्ता के अनुसार, न क्रम के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य अर्थ के रूप में ही होते हैं। कृतवाच्य में तो कर्ता के अनुसार हो रहा था, क्रमवाच्य में क्रम के अनुसार हो रहा था। लेकिन जब बात की जाएगी भाववाच्य की तो सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होते हैं। पुरुष भी हमने पढ़ लिए थे, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सब पढ़ लिए थे ना, नहीं ध्यान है, पुरानी कक्षाओं को देखिए। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, भाववाच्य हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। तो ये क्या हुआ, भाववाच्य है ना, भाववाच्य हो गया। मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती है ना, लड़के खो खो खेलकर थक गए हैं, सभी क्या हैं, भाववाच्य हैं। सभी क्या हैं, भाववाच्य हैं। देखिए इसमें क्या था कि भाई ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना क्रम के अनुसार होगा, बल्कि एक वचन पुल्लिंग या अन्य पुरुष में होते हैं, तो वो क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, देखिए अगर आप दो को भी पढ़ लेंगे ना, तीसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। चाहे आप दो कोई भी उठा लीजिए, अपने आप क्लियर होगा। एक दो बार वीडियो को देखेंगे, बार बार सुनेंगे, चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। बात कर लेते हैं इनके जो प्रश्न है ना, अभी तक जो हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ना, उनके कुछ मेरे ख्याल में लगभग 19 या 20 क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं इसी पुस्तक में से। साथ साथ आंसर जरूर करिएगा।
ठीक है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कौन सा है? हिंदी, दही, पूर्णिमा, चांदी। कौन सा हो जाएगा? अगर आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ में नहीं आ रहा है ना, वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, वाक्य बनाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, हिंदी बोली जाती है, ठीक है। दही का क्या होगा? दही का चांदी, जैसे चांदी का भाव गिरा, भाव गिर गई है, चांदी गिर गई, इस तरह से, ठीक है। पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग में आएगा, तो पुल्लिंग में क्या आएगा? देखिए, दही आएगा पुल्लिंग में। कैसे आएगा दही? कैसे आएगा पुल्लिंग में? जैसे कि बोला जाता है ना, दही जम गया, जम गया, है ना, इस तरह से बोला जाता है। जम गई, अगर हम बोलते हैं ना जम गई, तो वो एक गलत सेंटेंस है। जम गया वो करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें पुल्लिंग क्या होगा? दही होगी। आगे बात कर लेते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि बात की गई है, कौन सा पुल्लिंग है ना? तो कौन सा होगा पुल्लिंग? देख लीजिए कौन सा होगा। छात्रा, क्या है ये? बिल्कुल स्त्रीलिंग है ये तो, क्योंकि छात्र पुल्लिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग है, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी घूमती है ना पृथ्वी, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। वधु, वर वधु, पता है ना, दूल्हा दुल्हन, वर वधु, तो वधु तो भाई स्त्रीलिंग है। फिर क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा जीवन, और जीवन ही है पुल्लिंग। जीवन जिया जाता है, शानदार जीवन जिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। बात कर लेते हैं थर्ड की। नर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नर का क्या स्त्री होगा? नहीं। लड़की होगा? नहीं। औरत होगा? नहीं। फिर क्या होगा? फिर होगा नारी, नर का नारी। इसी तरह से आगे देख लेते हैं हम। वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? वीर का वीरान, बिल्कुल भी नहीं। वीरता, बिल्कुल गलत है। साहसी, नहीं। वीर का स्त्रीलिंग पूछा है, वीरांगना, क्या होगा? वीरांगना। अच्छा, बात कर लेते हैं फिफ्थ की। युवती का पुल्लिंग शब्द है, युवती का पुल्लिंग शब्द है। लड़का, नहीं। आदमी, नहीं। मनुष्य, बिल्कुल भी नहीं। युवती का होगा युवक, पुल्लिंग क्या होगा? युवक, युवक युवती, युवक युवती। दासी का पुल्लिंग शब्द होगा, दासी का पुल्लिंग शब्द होगा सेवक, मजदूर, नौकर, नहीं। क्या होगा? दास होगा। क्या होगा? दास होगा, ये, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए, देखकर बताइए कौन सा होगा। गायिका होगा कवि का? नहीं तो, गायिका का तो गायक होता है। काव्य, बिल्कुल भी नहीं। कविता, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो होगा क्या? बिल्कुल जो बच गया वही होगा, कवित्री, ये होगा। ये जो कवित्री लिखा हुआ है ना, इसको आप शब्द शुद्धि में भी याद रखना। ये कई बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन इतने लुभावने देता है एग्जामिनर, लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है कौन सा? समझ नहीं आता ना, उस वक्त समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रेशर ही इस तरह का होता है। ऐसा लगता है आंखों के सामने कोई पर्दा सा आ गया है, ठीक है। तो आपको है ना, ये अगर आप 2-3 बार भी देख लेंगे ना, कवित्री लिखा कैसे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो कवित्री कैसे लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए, शब्द शुद्धि के लिए, है ना। चलिए, आजकल तो शब्द शुद्धि वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कहाँ मात्राएं लगानी होती है। हिंदी में वचन के प्रकार, हिंदी में वचन के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है? बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है, देख लेते हैं जरा कहाँ हुआ है सही। बहुवचन की बात की गई है। गाय घास खाती है, ये तो गाय तो एक ही है, यानी कि एक वचन। गायों घास खाती है, गायों होता है क्या कोई? बिल्कुल गलत सेंटेंस है। फिर क्या होगा? गायों घास खाती है, नहीं जी, बिल्कुल भी गलत है। अब क्या होगा? तो पहला बचा गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, तो ये इसका बहुवचन हो गया, ठीक है। देख लेते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब।
पेड़ से पत्ता गिरता है। वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। ये जो पेड़ से पत्ता गिरने वाली बात है ना, मैंने आपको पेड़ बना के समझाया था कि ऐसे 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 गिरेगा तो क्या होगा। याद कीजिए, याद कीजिए क्या बताया गया था कारक में। क्या हो जाएगा इसका फिर? करण हो जाएगा। कर्ता ने करण से नहीं होगा ना। अधिकरण हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर्ता हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? अपादान। क्या होगा? अपादान। अपादान क्यों होगा? क्योंकि बात की गई है पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो रहा है। बात है सेपरेशन की, अलग होने की। ठीक है, इसलिए अपादान कारक है। बहुत जब क्वेश्चंस आते हैं बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कारक में। कारक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। पंडित जी शब्द का कारक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। बताइए अब क्या होगा? क्या अपादान होगा? नहीं, अलग होने की बात तो की ही नहीं गई है, अपादान कैसे हो जाएगा? क्या अधिकरण होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी और इनकी। देखिए हमने विभक्ति की बात की थी ना, कर्ता ने, ये बात की थी हमने, हाँ ने की बात की थी हमने कि इसकी जो विभक्ति होगी वो ने होगी। तो यहाँ पे क्या है? पंडित जी ने। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी। 11 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, द। अब देखिए, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? देने की बात की गई है ना, उस समय जो हमने बात की थी। देखिए अब जब क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो ऐसा लगेगा ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। कोई एक हटा दिया हमने कि ये गलत है, 2 हटा दिए, 3 हटा दिए, है ना, फिर एक बचता है। तो देने की बात की गई है, तो देने की बात या भाव जहाँ पर भी आएगा ना उसके लिए संप्रदान ही होगा। उसके लिए क्या होगा? संप्रदान ही होगा। वह बल्ले से खेल रहा है। बल्ले से, ठीक है, तो अपादान की तो बात ही नहीं है और अधिकरण की बात नहीं है, तो फिर किसकी होगी? करण से। ठीक है, मैंने उस टाइम टेबल जो बताई थी वो बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो करण कारक हो जाएगा। और विभक्ति को मैंने एक और नाम दिया था, वो नाम था परसर्ग का। क्या नाम था? परसर्ग के। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान है, वो चीज़ हमने परसर्ग के बारे में बात की थी। तो इसका क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं 14th की। नाव नदी में डूब गई। नाव नदी में डूब गई, तो अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण में आ गया, अधिकरण हो गया। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा कारक होगा? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये हो जाएगा जी, कर्ता हो जाएगा। देखिए ने भी आ रहा है और लड़के की बात की गई है सब्जेक्ट की, तो कर्ता कारक है। हिंदी भाषा में काल के कितने प्रकार हैं? काल तो हमने कल ही पढ़ा है ना, पिछला ही तो टॉपिक था हमारा काल का। तो कितने हैं? हाँ जी बिल्कुल 3 हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं? वही तो पढ़ रहे हैं आज हम। वाच्य के कितने भेद हैं? कितने बताए गए थे? 3। कौन कौन से बताए गए थे? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से बोले? अभी यही तो पढ़ा है हमने। देखिए पहला था कृत, ऐसे क्रम और फिर भाव। 3 हो गए, 3 पढ़े थे हमने। ठीक है, 3 भेद। अच्छा, काल का तात्पर्य क्या होता है? काल का तात्पर्य, बिल्कुल काल का तात्पर्य होता है समय, है ना। देखो क्वेश्चन भी आ गया जब हम काल के बारे में बता रही थी ना कि काल का अर्थ क्या होता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या अर्थ पढ़ना जरूरी है? क्या अर्थ को याद रखना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। देखिए ना, प्रश्न बन गया ना, काल का तात्पर्य है समय। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं 19। अच्छा बिल्कुल लास्ट है ये, तो फिर लास्ट क्वेश्चन है। वाच्य से ज्ञात है, वाच्य से ज्ञात होता है क्या क्रिया का रूप? क्या क्रिया, अभी क्रिया का रूप हट गया तो ये उपयुक्त सभी तो बिल्कुल हटेगा, अपने आप ही हटेगा, कॉमन सेंस। ठीक है, क्रिया का काल,
नहीं नहीं नहीं, काल के बारे में तो हमने अलग से ही टॉपिक पढ़ा था। तो वाच्य का क्या अर्थ है भाई, क्या ज्ञात होता है? क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है इससे। वाच्य से क्या ज्ञात होगा? क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए आज हमने वाच्य को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो कल हमारी क्लास होगी ना, वो होगी संधि के ऊपर। किसके ऊपर होगी? संधि, है ना, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लगता है लोगों को। आसान करके बताने की कोशिश की जाएगी, उदाहरणों से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज हम वाच्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक नई क्लास के साथ में शामिल होंगे आप सबके बीच। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अपना अपना ध्यान रखना।